नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, समाजशास्त्र विषय के ऊपर आज मैं एक बिगनिंग क्लास आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बिगनिंग क्लास का मतलब समाजशास्त्र के इतिहास के बिगनिंग, समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ, समाजशास्त्र के बिगनिंग के विषय में आज हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कैसे समाजशास्त्र हमारे बीच में उद्भव हुआ, उसके उद्भव का क्या कारण रहा, समाजशास्त्र वास्तविक रूप से अपनी पहचान कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए, समाजशास्त्र के बिगनिंग पे अगर हम चलें तो अक्सर किताबों में हमें क्या मिलता है, सन 1838 से अगस्त काम्ट का नाम मिलता है। अगस्त काम्ट दैट इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन क्या समाजशास्त्र को अगस्त काम्ट को कोई सपना आया और अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र 1838 में एक जन्म दे दिया? नहीं, इससे पहले एक इतिहास एक इसके पीछे है, एक पीछे इसके अवसंरचना के आधार हैं। तो वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, विश्व में क्या ऐसी घटनाएं घटी जिससे समाजशास्त्र विषय के रूप में सामने आ पाया। तो हम चलें अगर तो एनलाइटमेंट से चलते हैं। यूरोप से इसकी कहानी शुरू होती है। यूरोप विश्व में सर्वप्रथम अगर जागरण उत्पन्न हुआ तो यूरोप से हुआ, यानी यूरोप विश्व में एनलाइटन लाने वाला है। और यूरोप की तीन ऐसी घटनाएं, तीन ऐसी क्रांतियां हैं जिसने विश्व में बदलाव लाया। सबसे पहले 14वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति की बात आती है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में दो ऐसी क्रांतियां जिसे हम समाजशास्त्र के उद्भव के भी मूल कारण मानेंगे। पहला है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और दूसरा है फ्रांस के समाजवाद। अब अगर हम ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस के समाजवाद से अगर पूर्व की एक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति की बात करें तो उसका संबंध समाजशास्त्र से नहीं है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि समाजशास्त्र की जब बात करेंगे तो हम ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस के सामाजिक क्रांति की ही बात करेंगे। विज्ञान के उद्भव के साथ 14वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई और इसमें यूरोप में प्रबोधन काल, यानी कि वहाँ बुद्ध यानी वैज्ञानिकता यानी बुद्धिवादिता का प्रभाव देखने को मिला। लेकिन इससे विश्व में बदलाव जरूर आना शुरू हुआ। लेकिन उसके 200 साल बाद लगभग मुख्य रूप से जो क्रांतियां उत्पन्न हुई, उद्योग में बदलाव के साथ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। अब आप समझिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पीछे हम कहीं ना कहीं से देखें तो भारत का बहुत बड़ा योग है। अब इसके पीछे भारत का योग क्या है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी क्या? लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन के पास इंग्लिश चैनल में एक फ्रांसीसी जहाज पकड़ा जाता है। ये फ्रांसीसी जहाज पुर्तगाली जहाज पकड़ा जाता है। इस पुर्तगाली जहाज को ब्रिटिश सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया और इस पुर्तगाली जहाज से काफी लूट का माल प्राप्त हुआ। ज्ञात होता है कि ये पुर्तगाली लुटेरों का जहाज था। तो उस लूट के माल को रानी के महल में ले जाया गया। रानी के आदेश के साथ लूट के माल को डिस्प्ले किया गया और दिखाया गया। इसमें एक बक्सा और एक नक्शा प्राप्त हुआ। रानी का आदेश हुआ तो बक्से को काटा गया। बक्से को जब काटा गया तो उसमें एक डायरी प्राप्त हुआ। उस डायरी में एक वर्णन था, सुदूर दक्षिण पूर्व में एक धन धान्य से संपन्न राष्ट्र है जिसका नाम है भारत। भारत का वर्णन था और यह भारत तक जाने का रास्ता उस नक्शे में दिखाया गया। तो सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में धन धान्य से संपन्न राष्ट्र भारत है। ब्रिटिशर्स को भारत की खोज का यहां से प्रबोधन हुआ और भारत की खोज के लिए वो लग पड़े। अब आप समझ सकते हैं ब्रिटिश जो कि
यहाँ यूरोप के ऊपर के क्षेत्र से अगर हम चलें तो जो रास्ता दिखाया गया था वो हिंद कुश पहाड़ियों को प्राप्त करते हुए अफगानिस्तान को पार करते हुए फिर भारत में प्रवेश को दिखाया गया था। ब्रिटेन के सैनिकों ने इस रास्ते से भारत आने का प्रयास करना शुरू किया। भारत आने का प्रयास किया, परंतु अफगानी सैनिकों ने कभी भी उन्हें भारत तक पहुंचने नहीं दिया। अतः इन सैनिकों ने इस रास्ते से भारत आने का सपना त्याग दिया और अफ्रीका महाद्वीप समझ लिया, अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर चक्कर काटते हुए वो भारत का रास्ता आए और इस प्रकार से भारत की खोज उन्होंने किया और भारत पहुंचे। दक्षिण में भारत जब पहुंचे तो भारत में इनका बड़ा आवभगत हुआ। हमारे यहाँ मेहमानों का बड़ा सम्मान किया जाता है और इनको भोजन पानी इत्यादि दिया गया। 1 माह वो भारत में रहते हैं। भारत में यहाँ रहते हुए उन्होंने मसालेदार भोजन का सेवन किया जो उनके लिए बड़ा ही विस्मयकारी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था जो मसालेदार युक्त हो। कारण था ब्रिटेन में वेजिटेशन नहीं हुआ करता था तो मसाले वहां उगते ही नहीं थे। अतः मसालेदार लजीज भोजन, पके हुए मांस का भोजन जब उन्होंने यहाँ पे किया तो उनकी एक मांग जाते समय हुई कि थोड़ा सा मसाला हमें दे दिया जाए। ब्रिटेन के नाविकों की इस इच्छा को थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा नहीं, कहीं अधिक रूप से हमने उनकी जहाजें भर दी। और जैसा कि हमारी प्रवृत्ति में कि कोई हमसे थोड़ा सा मांगता है हम उसे बहुत ज्यादा दे देते हैं, हमने जहाज भर के उन्हें दे दिया और उन्होंने उसको ब्रिटेन ले लिया। ब्रिटेन में रातों रात मसाले की मांग हुई और फिर वो भारत में आए। अब की बार भारत आए तो भारत के सौदागर बन के आए थे, भारत में अब की बार मेहमान बन के नहीं आए। और उन्होंने फिर जहाज भर भर के भारत से मसाले खरीदना शुरू किया। भारत को ये मसाले का व्यापार बड़ा खुला। भारत को इससे कोई नुकसान नहीं था क्योंकि ये विदेशी राजस्व भारत में आ रहा था और विदेशी व्यापार भारत के साथ होने लगा और अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स हमारे परम मित्र में साबित हुए। हमने उन्हें रहने रुकने बसने के लिए कॉलोनियां बसा दी और उनके लिए जगह दे दिया। और फिर क्या था, फिर वो हमारे यहाँ खड़े हो गए। खड़े होने के बाद बैठ गए और फिर तो उसके बाद लेट गए। अर्थात देखते देखते कुछ वर्षों के बाद भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब वो भारत से मसाला ही नहीं, तमाम कच्चे माल, रॉ मटेरियल, नील की खेती जैसे रॉ मटेरियल्स, जो भी चीजें भारत में कच्चा माल है वो सब कुछ, यहाँ तक कि सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात को मूल तक भारत से निष्क्रमित होकर के ब्रिटेन जाने लगा। पहले तो वो इसे भारत से खरीदते थे पर धीरे धीरे अब उन्होंने ये भारत से सीधा सीधा उठाकर अपने देश में रखना शुरू कर दिया। इससे ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक स्थिति थी बहुत मजबूत होने लगी। ब्रिटेन ने पहले तो भारत से खरीदना शुरू किया था और इसे ब्रिटेन ने यूरोप में बेचना शुरू किया था, परंतु जब भारत पे वर्चस्व हो गया तो उन्होंने भारत से इसे फ्री में ही प्राप्त करना शुरू कर दिया और उसे पूरे यूरोप ही नहीं पूरे विश्व में महंगे दामों पे बेचना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर अन्य देश भारत आने का प्रयास करे, जैसे डच के, पुर्तगाल के, लेकिन आगे चल के कर्नाटक व प्रथम, द्वितीय, तृतीय में ब्रिटेन ने इन सबको पराजित किया और अपनी मोनोपोली बना ली कि वो भारत से माल खरीदेंगे, कच्चे माल खरीदेंगे और बेहद कम दामों पे इसे अन्य राष्ट्रों को बेचेंगे। इससे उनकी मोनोपोली बनी रहेगी और इस प्रकार से ब्रिटेन ने अपना एकाधिकारवाद कायम कर लिया मसाले और कच्चे माल की यहाँ से सप्लाई को लेकर। इस प्रकार से ब्रिटेन ने उद्योग का बड़ा बोलबाला हुआ और कच्चे माल और काफी बड़े पैमाने पे धन संपदा ब्रिटेन ने पहुंचा। तो ब्रिटेन में कल कारखानों का विकास हुआ। सरकार को वोट चाहिए था
और लोगों को नोट, यानी एक प्रकार से सरकार ने सस्ते माल व काफ़ी बड़े पैमाने पे धन संपदा की मदद किया जनता की, जिससे कि ब्रिटेन के घर घर में कल कारखाने विकसित हुए और देखते देखते इंडस्ट्रियलाइजेशन लग गया और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति पनप पड़ी, जिसने ब्रिटेन में काफ़ी धन संपदा का विकास किया। इस प्रकार से उद्योग का विकास होता है और इस ब्रिटेन के उद्योग के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान। उस समय भारत सहित विश्व के कई देश ब्रिटेन के वर्चस्व में थे, सभी से ब्रिटेन को बड़ा लाभ हो रहा था, लेकिन भारत सबसे बड़ा संपन्न और सक्षम राष्ट्र था, जिससे ब्रिटेन को काफी बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा था। उधर उसी समय यानी 16वीं शताब्दी में फ्रांस में एक और घटना हो रही थी, यानी यूरोप के एक देश फ्रांस की ओर चलते हैं। फ्रांस में एक घटना ये हो रही थी कि वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई सोलह। लुई सोलह अपने तमाम राजाओं के वंशजों में सबसे ज्यादा कहा जाए सबसे ज्यादा कठोर और निरंकुश राजा था। लुई 16 का मतलब हुआ कि इसके 16 से अधिक वंशज फ्रांस में राज्य कर चुके थे, यानी कि लगभग 1600 साल से यानी 1500 सालों से लुई साम्राज्य फ्रांस में राज कर चुका था। तो जाहिर सी बात है कि कोई साम्राज्य अगर कई वंश से राज कर रहा होगा तो कितना समृद्ध हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे 3 या 4 यानी समुद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ही साम्राज्य हुआ, लेकिन ये तो 16 वंशों से, तो जाहिर सी बात है विश्व में काफी सशक्त थे, इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लुई 16 सबसे ज्यादा कहा जाए दुर्बोध और सबसे ज्यादा निरंकुश राजा होने की वजह से आए दिन यूरोप के अन्य देशों से झगड़ता रहता था। तभी एक बार यूरोप के 16 से अधिक देशों ने योजना बनाया कि फ्रांस को घेर कर अटैक करेंगे और इसे समाप्त कर देंगे और युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध की शुरुआत ऐसे समय हुई जब पूरे फ्रांस ही नहीं यूरोप में अकाल आया था। अतः युद्ध चलना शुरू हुआ। पूरे फ्रांस ने इन 16 से अधिक देशों के साथ युद्ध किया। युद्ध 1 साल, 2 साल और 3 साल तक चलता रहा। अंत में चौथे साल जाकर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की विजय होती है। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस इतना सशक्त था कि उसने 16 से अधिक राष्ट्रों को हरा दिया। 16 से अधिक राष्ट्र हार जाते हैं और फ्रांस में जीत हो जाती है। फ्रांस की जीत विश्व के लिए एक ऐसी महान साम्राज्य की जीत थी जो अविश्वसनीय थी। लुई 16 ने इस बात की जश्न मनाने की योजना बनाई और भयंकर अकाल की स्थिति में 1 महीने तक सबको फ्री अनाज देने की घोषणा करी, जो कि उन्होंने एशिया से मंगवाया था। एशिया से और अन्य देशों से बड़े पैमाने पे अनाज खरीदा गया और जश्न के रूप में 1 महीने तक बड़ा भंडारा चला। इससे उन्होंने अपनी संपन्नता कि युद्ध के बाद भी हम कितने संपन्न हैं, इस बात को जाहिर करने का प्रयास किया। जबकि अन्य देशों में खाने को विपन्नता थी, डाले थे, परेशानी थी, लेकिन फिर भी फ्रांस ने अपनी संपन्नता को खूब बढ़कर प्रदर्शन किया। 1 महीने के बाद फ्रांस के राजा लुई 16 ने देखा कि उसका जो खजाना था बिल्कुल शून्य हो चुका था। अतः उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि खजाने को भरा जाए। खजाने को भरने के लिए कर का प्रणाली में बदलाव लाए। पहले 1/10 यानी कि 10% कर लिया जाता था, उस कर को अब 33% कर दिया गया, यानी कि संपत्ति का 1/3 हिस्सा 1/3 पोर्शन कर लिया जाए। लुई 16 के इस आदेश को सैनिकों ने पारित करने का प्रयास किया, परंतु वो वापस आते हैं और उन्होंने लुई 16 को बताया कि देश की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में एक भी युवा जीवित नहीं है, सिर्फ महिलाएं, वृद्ध और बच्चे हैं। इस युद्ध के समय में इतनी महान रूप से रक्तपात हुआ कि सभी युवा मारे गए। वृद्ध, बच्चे और जो महिलाएं हैं
वो भी इतनी सक्षम नहीं है कि वो आपको इतना बड़ा कर दे सके। पर लुइस वोला ने अपने सैनिकों की नहीं सुनी। उसने आदेश किया कि हम यह नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है आने वाले कुछ समय के बाद फ्रांस पे अगर कोई और दूसरा आक्रमण होता है तो फ्रांस का जो ये स्वर्णिम इतिहास है वो धूर्त हो जाएगा। इसलिए लुइस वोला ने आदेश दिया कि सैनिकों, आप प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति को सीज करिए और 1/3 संपत्ति को कर के रूप में जब्त कर लीजिए। अतः सैनिकों ने राजाज्ञा का पालन किया और सभी की संपत्ति को 3 हिस्से में बांट दिया गया और एक हिस्सा कर के रूप में जब्त कर दिया गया। दूसरा साल आता है और अभी भी आकार नहीं जाता और युवा अभी इतने बड़े नहीं हो गए, वृद्ध और वृद्ध हो गए, महिलाएं और कमजोर। सैनिकों ने कहा, महाराज अब कैसे करें? इस समय तो फिर वैसे ही और उससे ज्यादा दुर्बोध स्थिति है, दुर्दिन जनता का कि वो आपको कर दे सके। राजा ने कहा, कुछ नहीं, जो 2/3 संपत्ति बची है उसका 1/3 संपत्ति फिर से जब्त किया जाए, देश में स्थित सेठ साहूकारों को बेच दिया जाए, क्योंकि अंबानी और बिरला तो हमेशा रहे हैं, यानी बड़े वर्ग एलिट क्लास को बेच दिया जाए और उनसे प्राप्त धन को राज के राजकोष में जमा कर दिया जाए। सैनिकों ने राजाज्ञा का पालन किया और दूसरी तिहाई यानी 1/3 संपत्ति को सेल आउट कर दिया गया और इसको भी बेच करके संपत्ति जो प्राप्त हुई वो राजकोष में डाल दिया गया। और इस प्रकार से लुइस वोला ने अपना राजकोष बढ़ा दिया। देश में सेठ साहूकारों का अत्याचार मचा और विरोध करने वालों को सरकार ने जेल में बंद करना शुरू कर दिया। पूरे देश में क्रांति का गुल बच रहा था। सरकार ने सैनिकों के बल पर इस क्रांति को दमन करना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पे शोषण होना शुरू हुआ। शोषण इतना बढ़ने लगा कि रक्त की नदियां बहने लगी। पर राजा पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा साल भी आ गया। इस वर्ष भी अकाल था और अभी भी अकाल खत्म नहीं हुआ। स्थिति और दुर्दिन था, दुर्बोध था। बच्चे बीमार थे, महिलाएं कमजोर, वृद्ध मरण शैया पे थे, युवा थे नहीं। सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज अब क्या करें? राजा ने कहा, कुछ नहीं, बची हुई 1/3 संपत्ति भी जब्त कर ली जाए और इसे सेठ साहूकारों को बेच दिया जाए। सैनिकों ने पूछा, महाराज ये वृद्ध, ये बच्चे और महिलाएं कहां ले जाए? राजा ने कहा, बड़ा सा कारागार बनाया जाए, वृद्ध महिलाओं और बच्चों को कारागाह में डाल दिया जाए, महिलाएं और बच्चों को कोड़े मार मार के कार्य कराया जाए, जिससे वो अपने जीवन यापन और आने वाले दिनों के लिए कार्य श्रम करके धन की उपज करें, जिससे चौथे वर्ष का कर एकत्रित हो सके। और वृद्ध, राजा ने कहा, जो धरती के भार हैं उसे धरती के भार से कम कर दिया जाए, यानी कि उन्हें इतना मारा जाए कि वो रह भी ना पाए। सैनिकों ने राजाज्ञा का पालन करने का प्रयास किया, परंतु वो कर नहीं पाए। कारण था कि सैनिक जो बाहर थे, युवा थे, उन्हीं के घर की औरतें, बच्चे, वृद्ध सलाखों के पीछे थे। कोड़े बरसाने वाले सैनिक और कोड़े खाने वाले उनके घर के लोग। अतः यह स्थिति ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाई और सैनिकों ने इन कारावासियों को आजाद कर दिया और ये बाहर निकलकर सभी राजमहल में पहुंचते हैं। राजमहल में इस गुहार के लिए कि हमें रोटी दो।
तभी राजमहल में रानी कुत्तों को ब्रेड और बटर दे रही थी। उसी वक्त, ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, उसी वक्त राजमहल में आक्रोशित जनता आती है और कहती है कि रानी हमें और रोटी दो, रानी हमें रोटी दो। और दुर्बुद्धि रानी ने उनकी ओर कुत्ते का ब्रेड और बटर फेंकते हुए कहा कि रोटी छोड़ो, लो ब्रेड और बटर खाओ। जिससे आक्रोशित जनता ने पल भर में 1600 वर्षों से अधिक चले आ रहे 1600 वर्षों से अधिक चले आ रहे लुई साम्राज्य को धूसरित कर दिया और वह पूर्ण समाप्त हो गया। जितना भी राजस्व मिला उसे जनता ने आपस में वितरित कर दिया, सबको बराबर, और इस प्रकार से समाजवाद की स्थापना कर दी, इक्वलिटी आ गई। इस प्रकार से लुई साम्राज्य में समाजवाद की स्थापना, फ्रांस की इस क्रांति से समाजवाद की स्थापना हो गई। अब इस दोनों कहानियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। 16वीं शताब्दी में ये दोनों घटनाएं घटी, यानी ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को अगर हम देखें तो ब्रिटेन की इस औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भौतिकता यानी फिजिक्स का बोलबाला, क्योंकि सर्वत्र भौतिक तत्व विद्यमान हो गए। क्योंकि धन संपदा अगर आएगी तो लोग भौतिक तत्व की ओर ललोकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग भौतिक तत्वों को खरीद करेंगे। और फ्रांस की इस क्रांति से समाजवाद यानी सोशलिज्म का प्रभाव दिखा। अब इस भौतिकी और इस समाज यानी समाज और इस भौतिकी में देखें तो पूरी तरीके से विश्व में बड़ा बदलाव ला। समाज और भौतिकी ने विश्व में कायंत्रण ला दिया। अतः फ्रांस के एक बड़े दार्शनिक जिनका नाम था सेंट साइमन, उन्होंने महसूस किया कि इस समाज और इस भौतिकी पर रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि विश्व में कायंत्रण लाने का बहुत बड़ा योग इसका। इसलिए उन्होंने समाज और भौतिकी पर रिसर्च करना शुरू किया। सोशल फिजिक्स, समाज भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स। परंतु इससे पहले कि रिसर्च पूर्ण कर पाते इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्य अगस्ट कॉम्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं, ने समाज भौतिकी पर अपना शोध आगे बढ़ाया। अगस्ट कॉम्टे ने समाज भौतिकी पर न ही सिर्फ अपना शोध पूर्ण किया, बल्कि सन 1834 में सोशल फिजिक्स नाम से एक विषय की रचना कर, और इस प्रकार से सोशल फिजिक्स के जन्मदाता माने। तभी एक विरोध का स्वर उत्पन्न हुआ। विरोध हुआ उनके द्वारा इस शब्द की गणना को लेकर। यूरोप के एक देश बेलग्रेड के एक विचारक, एक लेखक क्वाइटलेट, उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम से एक पुस्तक 1834 में रचा। अब दोनों में इस बात का विरोध हो रहा था कि यह शब्द क्वाइटलेट ने गढ़ा कि यह शब्द अगस्ट कॉम्टे ने। 4 साल ऐसा विरोध चलता रहा। 4 साल बाद अगस्ट कॉम्टे ने 1838 में इस विरोध को तब समाप्त कर दिया जब उन्होंने सोशियस और लोगस, ये लैटिन की 2 शब्द हैं, लैटिन और ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। लैटिन भाषा से सोशियस और ग्रीक शब्द से लोगस, इन दोनों शब्दों को जोड़कर सोशियो और लॉजी यानी सोशियोलॉजी शब्द की रचना करते हैं। और इस प्रकार से 1838 में समाजशास्त्र विषय की रचना फ्रांस से अगस्ट कॉम्टे इसके पिता माने गए और समाजशास्त्र विषय की रचना रचयिता कहे।
अभी समाजशास्त्र की रचना हो गई 1834 में, और उसके बाद अगस्ट काम्ट ने इसको काफी फलाया फूला, काफी इसका विकास किया। लेकिन अगस्ट काम्ट की मृत्यु हो जाने के बाद ये नन्हा यतीम समाजशास्त्र इधर उधर भटकता रहा। तभी अपने जन्म के 38 साल के बाद, यानी 1838 से 1838 यानी 1876, 38 साल बाद इसे फिर से विकसित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है, जो इसकी दाई मां बोली जाती है। सन 1876 में येल विश्वविद्यालय में विलियम ग्राहम समनर ने इसे पठन पाठन के लिए अमेरिका में शुरू किया। उसके बाद वापस फ्रांस में भी इसका अध्ययन अध्यापन दुर्खीम ने शुरू किया, और इस प्रकार से आगे चलकर विश्व के अन्य देशों में समाजशास्त्र पठन पाठन का विषय के रूप में पनपने लगा। भारत की बात करें तो 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में सर पैट्रिक गेट्स के नेतृत्व में अर्थशास्त्र विषय के साथ अटैच करके समाजशास्त्र विषय को पठन पाठन के रूप में स्वीकार किया गया, और एक स्वतंत्र विषय के रूप में 5 साल बाद यानी 1919 से बंबई विश्वविद्यालय में इसका पूरा एक विभाग स्थापित किया गया, यानी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद तो फिर विजयनगरम, शीर्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, और इस तरह से देखते 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 भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में सन 2014 में तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की स्थापना, विभाग की स्थापना होती रही। और आज मैं आपको समाजशास्त्र विषय के विषय में सन 2020 में पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा समाजशास्त्र विषय की इतिहास का वर्णन मैंने आपके सामने अभी किया। आशा है आपको अभी जो मैंने बताया ठीक लगा होगा, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। समाजशास्त्र के और भी महत्वपूर्ण विवेचनाएं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।